गुड इवनिंग दोस्तों। तो ये 2-3 दिन एक्चुअली कोई वीडियो अपलोड हो नहीं पाया। मैं थोड़ा गया था अपने सिस्टर के यहाँ, और अभी मेरा वो सेटअप होने में 1 हफ्ते करीब समय लग जाएगा। तो उसके बाद सब कुछ बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग जो है डिस्कस करेंगे हर टॉपिक पर। प्लान ये है कि इधर जो अपना 1 हफ्ता बचा हुआ है इसमें मैं थोड़ा भी आज तो वेक्टर के कुछ क्वेश्चंस मैंने ठीक ठाक है, मतलब बेसिक से कुछ समझाने के लिए उठा लिए हैं 4-5 क्वेश्चन। जिससे आपको जो पढ़ाया है मैंने, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, और इसमें कैसे एंगल निकाले, इन सब पे के क्वेश्चन छोटे छोटे दे दिए हैं। नीट उट के लिए तो बड़ा अच्छा है, समझ में आ जाएगा आपके हमेशा। और नेक्स्ट हम ये सोच रहे हैं कि जो 2-3 दिन समय बचेगा 1 हफ्ते करीब इसमें, तो उसमें मैं एक कैलकुलस पर थोड़ा सा बात कर लेता हूँ, आप लोगों से डिस्कस कर लूँगा कि कैलकुलस क्या है, डिफरेंशिएशन कब करते हैं, इंटीग्रेशन कब कर रहे हैं, इसका यूज क्या है। तो बेसिक ही जानकारी देंगे। डिटेल्स में हम जब इंटर पहुँचेंगे, उसमें इंटर वाला शुरू करेंगे, तब जो है डिटेल्स में जाएंगे उसमें। तो वो मतलब कम्पिटेटिव टाइप का भी ले आएंगे। तो चलिए अभी मैं एक एक क्वेश्चन ऐसे ऐसे सिंपल हमने ऐसे बना दिया है कि आप लोग बेसिक फिर रिवाइज हो जाए। तो अभी हमने एक वेक्टर लिखा हुआ है a इक्वल टू दिस 5i माइनस 4j प्लस 2k। तो छोटा छोटा क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि इसका आप यूनिट वेक्टर निकालो। तो यूनिट वेक्टर के लिए क्या करेंगे, हम इसको इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से ही हम डिवाइड कर देंगे। अब एग्जांपल लिए जैसे आपका है, मतलब कोई 5 न्यूटन का मान लो फोर्स लगा हुआ है ईस्ट डायरेक्शन में, ये कोई फोर्स है मान लो सपोज करिए। अब हम कहें इसका यूनिट वेक्टर निकालो, तो यूनिट वेक्टर मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है ये इसका आपका 1 हो जाए। तो डिवाइड किससे करेंगे, इसके मैग्नीट्यूड से ही, 5 न्यूटन से, यही तो करेंगे। यही इसको लिख दिया जाता है। अगर ये कोई वेक्टर है, इसका हमको यूनिट वेक्टर निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि वेक्टर ए को डिवाइड कर देंगे इसके यूनिट वेक्टर ऐसे लिखा जाता है, यूनिट वेक्टर ऑफ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड इसके डिवाइड कर देंगे। यही इसका प्रोसेस है, बड़ा आसान सा सब चीज़ है। चलिए पहले हम इसका निकालते हैं मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो मैग्नीट्यूड के लिए आप लोग यही किए हुए थे, अंडर रूट इसके कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके अंडर रूट के सम करके फिर उसका अंडर रूट ले लो। तो 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो अंडर रूट हो जाएगा 25 प्लस 16 प्लस 4, 20 5 25, अंडर रूट 45। तो ये आपका हो गया मैग्नीट्यूड। अब अगर हम यूनिट वेक्टर ऑफ ये लिखें, यूनिट वेक्टर ऑफ ए इक्वल टू कितना हो जाए, वेक्टर लिख दीजिए, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, 5i माइनस 4j प्लस 2k अपान अंडर रूट 45। एकदम तो आसान सा तरीका है। इसे हम निकालेंगे, यूनिट वेक्टर हो गया। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें एक आता है, बहुत पूछा जाता है, इसमें कहते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर निकालो। तो एक वेक्टर दे देंगे, उस पर दूसरे वेक्टर का प्रोजेक्शन। तो इसमें जो है थोड़ा सा समझने लायक चीज है, ये तो आसान सा था, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अच्छा एक और क्वेश्चन कहिए ले लें। चलिए हम कोई एक वेक्टर यही हो गया, दूसरा वेक्टर हम कोई और ले लेते हैं बी। हम कहते हैं चलो ये आई है माइनस जे है प्लस के है। हमें कहें कि इसके बीच का एंगल क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी अगर निकालना है। ये सब बोर्ड में आते हैं क्वेश्चन, एंगल बिटवीन ए एंड बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, हम ये निकालना चाहते हैं।
तो आप जानते हो ना कि ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या था? थीटा क्या था? एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो सीधा निकाल लो इसमें, कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। अब ए डॉट बी कैसे निकालेंगे? 5i, आप जानते हो आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के इक्वल टू 1। और अगर दूसरा अगर है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना, इसमें याद और नहीं करना, इसमें आपको ये देखना है कि थीटा अगर आपको 0 होगा तो 1 वैल्यू होगी, अगर थीटा 90 होगा, मतलब एक आई है दूसरा जे है, तो 0 हो जाएगा। cos 90 0, सारी वैल्यू 0, मतलब आई डॉट जे इक्वल टू 0 इक्वल टू के डॉट आई इक्वल टू जे डॉट आई, ये सारी 0 हो जाएगी। के डॉट जे है, इसमें ये रटना उठना नहीं, लोग लड़के रटते हैं इसको, बच्चे, इसमें कुछ नहीं करना, आपको यही देखना है आपका। अगर ये आई डॉट आई है, इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल इक्वल टू क्या है आपका? थीटा इक्वल टू 0 है, तभी तो एक ही उसमें गया हुआ है। जब थीटा 0 हो जाएगा तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, इसीलिए वहां 1 आ गया। अब चलिए इसके दोनों के बीच एंगल निकाल लेते हैं। तो पहले ए डॉट बी निकालेंगे। ए डॉट बी मतलब 5i में से हम एक मल्टीप्लाई कर रहे हैं, चलो पहले के से करते हैं, आई से सेट करते हैं। आई से 5i मल्टीप्लाई किया 5i डॉट आई, तो आ गया आपको 5 इंटू आई डॉट आई। फिर आई से इसमें करेंगे -4 आई डॉट जे प्लस 2 आई डॉट के। अब इसमें देखो कुछ ज्यादा करना नहीं, ये तो आपको 0 ही हो गया, आई डॉट जे, ये भी 0 हो गया। तो जहां आई से अगर मल्टीप्लाई, आई वाला वही टर्म लिख दीजिए, मतलब इसमें पूरा करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या लिखो इसमें? 5 लिख दो सीधा। फिर अभी पूरा इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, इससे भी 0, माइनस जे वाला, ये तो इससे कोई, ये तो 0 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 4, ऐसे लिखिए। फिर के से ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, के से के प्लस 2, ये हो गया। तो cos थीटा इक्वल टू कितना हो गया? अभी इसको मॉड ऑफ ए निकालिए। मॉड ऑफ ए इक्वल टू अभी आपने निकाला था, कितना आया था? √45। और मॉड ऑफ बी अगर लेंगे तो इक्वल टू कितना हो जाएगा? √1 + 1 + 1 इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर 1 का √3। तो cos थीटा इक्वल टू इतना हो, cos थीटा इक्वल टू हो गया आपका ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इक्वल टू ए डॉट बी, अभी आपको निकला हुआ है 11 अपॉन √45 इंटू √3, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये आपका निकल आया एंगल। अब एक इसमें जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था, जो मैंने क्वेश्चन उठाए हैं तमाम, इसके पीछे एक इसमें प्रोजेक्शन निकालते हैं बहुत। चलिए हम क्वेश्चन को यही लेते हैं, हम प्रोजेक्शन कैसे निकालें। इसमें देखिए बड़ा एक टेक्निकल उसमें बोल देते हैं कि ए का प्रोजेक्शन बी पर निकालिए, एक तो क्वेश्चन हो गया, और ए का पोजीशन बी वेक्टर निकालिए, ये दो तरह से आएंगे। तो इसमें देखिए कुछ ज़्यादा है नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा हल्का सा। अच्छा, इसमें जो थीटा की वैल्यू होती है ए डॉट बी में, उसका आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ए डॉट बी में ये जो आपका ए बी cos थीटा लिखते हो, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू cos थीटा, इसमें थीटा होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं, इसको यहाँ पर रखो आप, यहाँ पे आप रखिए 0, यहाँ पर थीटा रख दीजिए, और इसको पाई से कम होना चाहिए। पाई मतलब 180 डिग्री, पाई सी आप चाहे इक्वल टू ग्रेटर देन पाई, मतलब ये थीटा जो है लेस ग्रेटर देन 0 होगा, 0 इक्वल होगा,
और पाई मतलब 180 डिग्री से इक्वल हो गया कम होगा, उसके अलावा ना काम नहीं करेगा। एक क्वेश्चन सोच रहे हैं इस पर और ले लें, एक आर वाला भी आपको छूटा हुआ है। जैसे अगर दो वेक्टर हैं, आर है, इस पर भी एक क्वेश्चन छोटा सा कर देते हैं। चलो i+2j ले लिया, यहाँ पर 3i+k ले लिया। अब इसमें r, इसके बीच का एंगल चलो मान लो 30 डिग्री हो गया। तो इसका वेक्टर a का और वेक्टर b का रिजल्टेंट मतलब मैग्नीट्यूड, ये समझ लीजिए मैग्नीट्यूड हम निकाल रहे हैं। तो r फार्मूला आपका था a² + b² + 2ab cos थीटा। तो a किसका माड निकाल लो, a का माड निकालेंगे, चलो √1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर मतलब √5, इसका √3 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर मतलब 9 + 1 √10। तो r √a² मतलब 10 का √10 का स्क्वायर प्लस कितना हो गया √5 का स्क्वायर + 2 × √10 × √5 × cos 30, ये हो गया आपका। अब हम cos 30 की वैल्यू आपको होता है √3/2, आप रख दीजिए। अब यहाँ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, r की वैल्यू आ गई। अगर हमको अल्फा निकालना है, अल्फा मतलब कि वेक्टर a और रिजल्टेंट के बीच का एंगल, तो tan अल्फा मतलब ये अल्फा आपका बन रहा है। अल्फा किसकी रुकिए, ये अल्फा ये है आपका, अल्फा हम निकालने जा रहे हैं। थीटा आपका यहाँ पे है 30 डिग्री, तो tan अल्फा निकाल लेते हैं, b sin θ अपान a + b cos θ। तो b लिखिए इंटू साइन 30 अपान a + b इंटू cos 30। सबकी वैल्यू आपको पता है, sin 30 cos 30, a और b यहाँ पर मैग्नीट्यूड इसका दिए गए, मैग्नीट्यूड है सारे। अल्फा क्या होगा, tan इनवर्स करके लिख दीजिए, b sin θ अपान a + b cos θ। सबकी वैल्यू पता है ना, a की वैल्यू यहाँ पर निकाला अभी हमने, एक निकाला √5, इसका √10, उस वैल्यू से लिख दीजिए, बस हो गया, अल्फा निकल आया। अब चलिए अगर θ = 180 हो तो क्या होगा, θ = 180 मतलब कि देखो एकदम आसान वो है, जेन्युइन सी वो है। तो मान लीजिए एक पॉइंट है, इस पर एक वेक्टर इधर, एक फोर्स इधर लग रहा है, मान लो आपका 10 न्यूटन का है और इधर जो है आपका 8 न्यूटन का है। चलो 6 और 8 लेते हैं, अच्छा रहेगा, इसी से मैं दोनों समझाता हूँ। 6 न्यूटन फोर्स मान लो इधर लग रहा है इस O पॉइंट पर, और 8 न्यूटन किधर लग रहा है, तो दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा सीधा से जो है हम इसमें जान लेंगे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये जो है 8 न्यूटन है, ये 6 न्यूटन है, दोनों माइनस ही होंगे क्योंकि इसका इधर है लाइन ऑफ एक्शन, इसका इधर है। अब इसको हम इसमें रख के भी देख सकते हैं, अगर हम r निकालें तो √a², a² मीन्स, इसको चलो मैं क्वेश्चन पूरा करता हूँ। ये जो है ना छोटे छोटे एक ऐसे MCQ टाइप के आ जाते हैं क्वेश्चन में, कि अगर दो वेक्टर हैं उनके बीच 180 डिग्री एंगल बन रहा है, तो उसका रिजल्टेंट कितना होगा, प्लस जो है अल्फा क्या होगा, अल्फा मतलब रिजल्टेंट किधर जाएगा। तो देख लीजिए r = 8 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर + 2 × 8 × 6 × cos 180 डिग्री। थीटा 180 है दोनों के बीच का एंगल, तो 8 का स्क्वायर 64 + 36 प्लस, अब इसका देखिए वैल्यू क्या होगा, cos 180 -1 प्लस 2 × 8 × 6 96 हो गया है, 96 × cos 180 की वैल्यू -1, ये हो गया आपका 100 - 96
दैट इज √4 इक्वल टू 2 न्यूटन। अब ये देख रहे हैं ना कि 2 न्यूटन यहाँ पे आ गया, मतलब 8 इधर लग रहा है 6 उधर रहा है, इस पर रिजल्टेंट जो है जो उसका मैग्नीट्यूड है वो 2 न्यूटन का हुआ। अब अगर हम एंगल देखना चाहें कि किधर जाएगा ये फोर्स, मतलब इसका रिजल्ट किधर जाएगा, अल्फा इक्वल टू कितना हुआ, ए साइन थीटा, चलो हम इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, बी साइन थीटा मतलब 6 इंटू साइन 180 अपॉन ए, ये आपका है आप 8 न्यूटन, 8 प्लस नहीं, इसका होता है आपका बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कास थीटा। तो ए हमारा है 8 न्यूटन प्लस बी 6 इंटू कास 180। अब साइन 180 की वैल्यू 0, तो पूरा हो गया 0, मतलब कि ये अल्फा, ये मतलब tan अल्फा इक्वल टू इतना आया। ये क्या शो कर रहा है कि ये फर्स्ट वाले से 0 डिग्री बनाएगा, इसका मतलब कि इसका रिजल्टेंट इधर ही होगा। देखिए इस पर समझ लीजिए अच्छे से कैसे, ये भी 0 शो करने का मतलब है कि जो ये फर्स्ट वाला हमने वेक्टर ए लिया हुआ था 8 न्यूटन, उससे 0 डिग्री बराबर है, मतलब ये इधर ही इसका जो है लाइन ऑफ एक्शन होगा, डायरेक्शन होगी। अगर 90 हो जाए दोनों 8 और 6, ये दोनों सपोज कर लिए कि 90 डिग्री बना रहे हैं, तब देखते हैं क्या होता है। इसी में 8 और 6 न्यूटन ही है, हम इसको जो है 90 डिग्री ले लेते हैं। चलिए आपका ए है, ये बी है, 8 न्यूटन है, ये 6 न्यूटन है, इसके बीच में एंगल जो है 90 डिग्री बन रहा है। आर इक्वल टू कितना है, √a स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8 इंटू 6 इंटू कास 90। कास 90 की वैल्यू होती है 0, ये पूरा हो गया 0, √64 प्लस 36 इक्वल टू √100 दैट इज 10। तो 10 न्यूटन का फोर्स लगा, ये आपका 10 हो जाएगा। अब एंगल इसे tan अल्फा निकाल लीजिए, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कास थीटा, रिजल्टेंट आ गया है। तो इस तरह से, अच्छा अगर जो है आपका, जैसे आप जानते हो ना कि ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कास थीटा। अब अगर ये दो वेक्टर दे दें, जैसे ये कुछ ऐसे समथिंग दे दें, ए इक्वल टू कुछ भी ऐसे ए आई प्लस बी जे प्लस ऐसे करके बी इक्वल टू आई माइनस जे, कुछ भी दे दें। अब कहें कि अगर प्रूफ करिए कि दोनों जो हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो हमें क्या देखना है इसमें कि ए डॉट बी निकाल लीजिए, अगर उसकी वैल्यू कास 90 अगर आ रहा है, इसका मतलब कि 0 हो जाएगा टोटल। अगर ए डॉट बी इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब कि दोनों वेक्टर जो है परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर प्रूफ करने के लिए है, बहुत बढ़िया। अब एक जो है एक प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स, इसको अच्छे से समझिएगा, ये बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, पता नहीं क्यों। चलिए हम यही ए और बी ही हम दे रहे हैं, ए इतना है बी इतना है, ऐसे ले लिए हमने आर्बिट्रेरी। इसमें क्वेश्चन है कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, मतलब अगर हमको निकालना है प्रोजेक्शन, क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए, ऑफ वेक्टर ए है ऑन बी, ऑन वेक्टर बी, इसको निकालने के लिए आप ये निकालोगे 1 अपॉन मॉड बी, फिर यहां पर ए डॉट बी कर दोगे बस, मतलब ए डॉट बी निकाल के उसको बी से मॉड बी से डिवाइड कर दीजिए। एक और लिखते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए
ऑन वेक्टर बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वेक्टर बी। थोड़ा देखिए शब्दों की हेर फेर है, मतलब ये आपको वेक्टर भी चाह रहे हैं। कुछ नहीं करना है आपको, इसकी जगह पे ऐसे निकालिए 1/वेक्टर बी, ए डॉट बी आप निकाल लीजिए, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए मतलब वेक्टर बी से। तो प्रोजेक्शन वेक्टर बी हो गया जिस पर पी की ए का प्रोजेक्शन है वेक्टर बी पर, वेक्टर फॉर्म में। तो हमारे ख्याल से इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ए डॉट बी निकाल लो, डिवाइड बी से डिवाइड कर दीजिए, मॉड ऑफ बी से, तो निकाल चुके हैं ऑलरेडी। इसमें भी क्या करना है, बी से केवल क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है वेक्टर बी से टोटल, ये मॉड नहीं है, प्रोजेक्शन निकल आएगा इसका। एक और है बड़ा अच्छा सा, कहीं इसको निकाल ही देते हैं, क्या करना है, प्रोजेक्शन ऑफ ए। तो इसमें ए इक्वल टू बी, मॉड बी कितना हो गया, मॉड बी आपका, मॉड बी हो गया आपका √1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब √3। ये भी वन, वो भी वन। ए डॉट बी कितना होगा, भी निकाले हुआ तुम लोगों ने, इसका मल्टीप्लाई 5 हो गया, प्लस इसका प्लस हो गया 4 हो गया, प्लस इसका 1 हो गया, इसका 2 11, ए डॉट बी 11 हो गया। तो अब अगर प्रोजेक्शन ऑफ ए एंड बी निकालना है तो 1/√3 इंटू 11, बस हो गया। अगर उसका वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इंटू इस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आई माइनस जे प्लस के, ये हो गया वेक्टर फॉर्म में। ये हो गया प्रोजेक्शन निकालने के लिए, बस सिंपल इसको याद रखिए, थोड़ा सा फॉर्मूला रखना पड़ेगा इसको। एक और है कोलिनियरिटी प्रूफ करना, कि दो जो है वो कोलिनियर है कि नहीं है। अगर दो 3 पॉइंट अगर दिए गए हैं तो 3 पॉइंट अगर हमको ये देखना है कोलिनियर है कि नहीं। एक था कि उसका हम निकाल लें, एरिया निकाले ट्रायंगल का, वो 0 हो जाता था, जैसे उसमें हम किए हुए थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें जैसे अगर हमने 3 पॉइंट अगर हमको लेना है तो कोलिनियर है, इसका मतलब कि जैसे ए और बी और सी है, ऐसे ए है, चलो बी है, यहाँ पे ले लेते हैं, सी है। अब एक कोलिनियर मतलब एक लाइन में, एक लाइन हमने से खींच दिया, इस पर 3 पॉइंट हैं, ये कहा जाएगा कोलिनियर है। तो अगर एक कोलिनियर नहीं है तो तीसरा पॉइंट आपको यहाँ होगा, तो कोलिनियर नहीं है, मान लो यहाँ पर दिया तो कोलिनियर नहीं है। अब अगर एक कोलिनियर है मतलब एक ही लाइन में संरेखीय है, इसका मतलब ये हो गया कि इसमें किसी दो का सम तीसरे के बराबर होगा, मतलब या तो ए बी इक्वल टू बी सी प्लस ए सी होना चाहिए, या ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी, या आपका ए बी हो गया बी सी इक्वल टू हो गया ए सी प्लस ए बी। इसमें से कोई एक तो होगा ना, इसमें जैसे ए बी सी कोई भी ऐसे पॉइंट हमने ले लिया, अभी तो बना दिया, इसमें ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी आ रहा है। लेकिन ऐसे कोई भी आप 3 पॉइंट को देखेंगे आप, इसमें जो है दो को जोड़ोगे तीसरा आ जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड आप निकाल लो। जैसे चलो मैं एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलो ए दे दिया है मान लो 6 से -7 1, 6 -7 1 वेक्टर फॉर्म में लिखे हैं, तो इसको हम लिखेंगे 6i -7j प्लस 1k, ये आपका ए का कोऑर्डिनेट हो गया। बी का हम लिखेंगे, बी के चलो हम ले लेते हैं 2 - 3 1, 2 - 3 और 1, ये आपका हो जाएगा 2i -3j प्लस k, 1k मतलब k। सी का चलो हमने एक पॉइंट ले लिया है,
4 माइनस 5 0, 4 माइनस 5 और 0। अब इसका हो जाएगा, जब हम वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट वेक्टर से, तो 4i माइनस 5j प्लस 0 के, मतलब खत्म। अब इसमें आप निकालिए ए बी की वैल्यू। अब ए बी कैसे निकालेंगे? ए बी इक्वल टू पोजिशन वेक्टर्स निकालेंगे तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, ऐसे आप निकाल लीजिए। बी सी निकाल लीजिए, वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी। मतलब ए बी निकालना है, पोजिशन वेक्टर में ये होता है ना कि पहले लास्ट वाला वेक्टर लिखो फिर पहले वाला। ऐसे आपको ए सी अगर निकालना है तो वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए, पोजिशन वेक्टर। तो वेक्टर बी मतलब इसमें से इसको माइनस कर दें, इक्वल टू हो गया 2i माइनस 3j प्लस के, इसमें से माइनस करेंगे इस क्वांटिटी को 6i माइनस 7j प्लस के। ये तो है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। ये हो गया आपका 2i माइनस 3j प्लस के, माइनस मल्टीप्लाई हो गया माइनस 6i माइनस माइनस प्लस 7j और माइनस माइनस के। ये तो कट ही गया। 2i माइनस 6i माइनस 4i माइनस 3j प्लस 7j प्लस 4j। तो आपकी एक क्वांटिटी आ गई। ऐसे हम बी सी निकाल लेंगे, ऐसे ए सी निकाल लेंगे। अब उसमें आप ये देखोगे ना, अगर कोई दो जोड़ने पर तीसरे के बराबर हो जाए, इसका मतलब कोलिनियर है। बस यही करना है, इसमें प्रोसेस समझ में आ गया होगा हमारे ख्याल से, है ना। इसका जो भी आया है, इसका मैग्नीट्यूड आप ले लो, मतलब अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ऐसे आप इसको निकाल लीजिए, फिर इसको निकाल लीजिए। आप देखो कोई दो जोड़ोगे, अगर तीसरा हो रहा है तो इसका मतलब कोलिनियर है। कोई भी दो, मतलब ऐसा नहीं किसी को आप इसके बराबर करो, ये इसके दोनों के बराबर हो सकता है, तो तीनों पॉइंट आपके कोलिनियर हो जाएंगे। और क्या आपको बता दें, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। चलो उस पर भी एक आध क्वेश्चन छोटा मोटा कर देते हैं, आपका एक जनरल एक हो जाएगा दिमाग में। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर का मतलब दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन। बहुत ध्यान समझिए इसको। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का मतलब हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, टू वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। और वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब ये हो गया, इसको इसी दोनों का समझिए टर्म, तभी नहीं समझ नहीं आएगा। वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब हो गया, जब हमने मल्टीप्लिकेशन किया दो वेक्टर्स का, तो उसका जो रिजल्टेंट आए, रिजल्टेंट अगर आए, ये आपका वेक्टर आए, तो हम कहेंगे वो वेक्टर प्रोडक्ट है या क्रॉस प्रोडक्ट है। वेक्टर प्रोडक्ट इसी के नाम और है क्रॉस प्रोडक्ट। इसको दोनों बड़ा ध्यान समझना है। वेक्टर प्रोडक्ट मतलब ऐसा नहीं है कि दो वेक्टर को हमने मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब यह है कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किए और उसका जो रिजल्टेंट आ रहा है वेक्टर आ रहा है। ऐसे आपका डॉट या स्केलर प्रोडक्ट मतलब कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया और हमें स्केलर क्वांटिटी मिली, जैसे वर्क आपको होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और वेक्टर प्रोडक्ट का एग्जांपल आप टार्क ले सकते हो, हाँ, बलागुण इसको बोलते हो। तो उसमें अगर हम आर और एफ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो है टार्क मिलता है, जो कि आपका वेक्टर क्वांटिटी है। आसान है इसका भी। इसको जैसे आपका इसका जो फार्मूला होता है वो ऐसे लिखा जाता है, इसको ध्यान थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ। ए क्रॉस बी, जैसे दो वेक्टर हैं उसको लिखा जाएगा ए क्रॉस बी, इक्वल टू होता है मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, इंटू साइन थीटा। साइन थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, ए और बी के बीच का एंगल है।
इंटू एन, एन बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। एन जो है यूनिट वेक्टर है, लेकिन ये परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी है। जैसे ये अगर वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, तो ये जो है इसका रिजल्टेंट आएगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा। जैसे आप कोई चीज़ खोलते हो ना, ढक्कन अगर हम इसको खोल रहे हैं, कोई ढक्कन अगर खोल रहे हैं, तो ये आपका जो टार्क लगेगा इस पर, सेंटर से एक आर डिस्टेंस हो गया, आर हो गया, एक वेक्टर समझ लो ये हो गया आर, और दूसरा आप कोई फोर्स लगा रहे हो ऐसे करके, तो फोर्स हो गया, रिजल्टेंट ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। मतलब कि ए क्रॉस बी, ए बी क्रॉस ए दोनों बराबर नहीं होंगे, जबकि ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों बराबर होता है। ए डॉट बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, मतलब अगर डायरेक्शन बदल जाएगी तो उसका जो एन है, ये अगर ऊपर जा रहा है तो फिर नीचे हो जाएगा। जैसे ढक्कन आप ऐसे खोल रहे हो, अगर डायरेक्शन कोई चेंज कर दोगे तो क्या होगा कि ये उसका रिजल्टेंट ऊपर जा रहा था, ढक्कन ऊपर की तरफ जा रहा था, फिर नीचे जाना शुरू हो जाएगा। इसमें से कोई अगर आप एक क्वांटिटी चेंज कर देते हो, निकालने का तरीका बड़ा आसान है। एक तो आप जानते हो आई डॉट जे, सॉरी आई क्रॉस जे, आई क्रॉस आई पहले देख लो, इसमें आप बड़ा फंसते हो, इधर रटना उठना नहीं है एकदम से। अब आई क्रॉस आई साइन, अब यहाँ पे यही थीटा देख लिया करो, थीटा मतलब दोनों का एंगल सेम है तो जीरो हो गया, इसका मतलब कि ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो, साइन जीरो मतलब। वैसे जे डॉट जे क्रॉस जे भी जीरो, के क्रॉस के भी जीरो। अगर आई क्रॉस जे करें तो क्या होगा, मैं फिर से इसको समझा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट टर्म है आई क्रॉस जे। अब चलो यहाँ पर इसका यूनिट वेक्टर लिखें 1, इसका 1, दोनों का आई और जे दोनों यूनिट वेक्टर है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 1 हो जाएगा। साइन आई और क्रॉस, इसमें जे के बीच में 90 डिग्री बन रहा है, 90 लिख दिया, इंटू एन, तो 1 1 ये भी 1 हो गया, तो केवल आप एन बचा। एन क्या है, यूनिट वेक्टर है आई और जे पर, तो आई जे, अगर ये आई है जे है, इसके भी यूनिट वेक्टर के ऊपर तरफ मतलब के होगा, परपेंडिकुलर ये आई और जे पर, मतलब के बराबर हो गया, तो आई क्रॉस जे बराबर के। अगर मैं जे क्रॉस आई कहें तो पलट जाएगा, माइनस के हो जाएगा। निकालने का तरीका बहुत आसान सा, आप उसको जो है डिटरमिनेंट मेथड से निकाल सकते हो, और ऐसे भी नॉर्मली भी ऐसे चाहे आई क्रॉस जे तक निकालो। निकालने का तरीका आपके यही है, आई लिख दिया, जे लिख दिया, के लिख दिया, फिर चलो मतलब हमने ले लिया ए एक्स आई, ए वन एक्स, ए एक्स, ए आई लिख देते हैं, ए आई, ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के, इसका हो जाएगा ए वन, ए टू, ए थ्री। बी के अगर हम लिखते हैं, बी अगर लिख रहे हैं तो बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के, तो क्या हो जाएगा आपका बी वन, बी टू, बी थ्री। इसमें कुछ नहीं, डिटरमिनेंट मेथड आप जानते हैं, यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो आई लिखो, मल्टीप्लाई कर दो, ये वाला रो छोड़ दो, ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम रो छोड़ दो, ये वाला कॉलम छोड़ दो, ए टू बी थ्री ऐसे लिख दो, ए टू बी थ्री माइनस बी टू ए थ्री, बस ये सारे मैग्नीट्यूड हैं। फिर यहाँ पर माइनस जे, अब इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ए वन बी थ्री मल्टीप्लाई कर दो बस मैग्नीट्यूड का, ए वन बी थ्री माइनस ये आपका था बी वन माइनस बी वन ए थ्री प्लस के, अब के वाले लेकिन इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, तो ए वन बी टू माइनस बी वन ए टू, ए वन बी टू माइनस बी वन ए टू। मैग्नीट्यूड है, ध्यान रखना है यहाँ पे, आप जैसे पता लगे कि लिखा हुआ है थ्री आई तो थ्री यहाँ लिख देंगे हम, बेसिक सॉल्व कर लीजिए, आसानी से हो जाएगा। चलिए थोड़ा अब कंटिन्यू रहने की कोशिश करेंगे हम, उसके बाद एक हफ्ते के अंदर मेरा अगर बन जाएगा फिर बढ़िया जो है बोर्ड पे कम से कम हम लोग इंटरेक्ट करेंगे अच्छे से, आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे। फिर अब इसको मैं जब 11 12 को मैं बनाऊंगा अप्रैल से,
बहुत डीप में फिर ले जाऊँगा। अभी ऐसे सिंपल आप समझ लीजिए कि जैसे नीट कुछ पेपर आपके चल रहे होंगे, तो एक बेसिक पता हो जाए। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं कल फिर। अब कैलकुलस ही हम सोच रहे हैं कि स्टार्ट कर दें, थोड़ा जर्नल लिख दें बस आपको।